रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? किसी को याद है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट याद है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट लास्ट क्लास में हम लोग को डिस्कस कर रहे थे। हेलो, हाँ यस सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे पहले हम फाइंड किए। देखो, जनरली हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर जो फाइंड करते हैं ड्यू टू लीकेज करंट, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसे कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट में हम लोग एक बीटा चेंज के कारण भी हम लोग पढ़े थे। वो उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जनरली तुम्हारा एग्जाम में यदि बाइसिंग सर्किट का पूछा जाता है तो जनरली लीकेज करंट के कारण जो स्टेबिलिटी फैक्टर जो हम लोग को निकालने आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टेबिलिटी फैक्टर स्टेबल सर्किट स्टेबल था कि अनस्टेबल था। सर्किट स्टेबल था कि अनस्टेबल था? स्टेबल था ये वाला सर। ओके गुड। अब यहाँ पर देखो, इसमें कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट में क्या था कि बेस करंट इंक्रीज हो रहा था। तो बेस करंट को रिमूव करने के लिए, बेस करंट रिमूव पूरी तरह से नहीं रिमूव होगा, बेस करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस तरह से बाइसिंग करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं अब बताना तुम लोग। अब यहाँ पर ध्यान देना, R1 ग्रेटर देन होगा कंपेयर टू R2 की लेस देन होगा। वाई? एनी आइडिया किसी को? हेलो, इफ R1, अब देखो, इफ R1 हायर वैल्यू होगा, इफ R1 क्या होता है एटलीस्ट 10 टाइम्स होता है कंपेयर टू R2। अब ये क्वेश्चन जनरली आता है एक तो कंपटीशन में आता है, कंपटीशन में R1 कितना ज्यादा होता है अप्रोक्स 10 टाइम्स होता है, लेकिन R1 R2 से बहुत हाई होता है। R1 ग्रेटर देन R2। अब यहाँ पर R1 जब ग्रेटर देन बहुत हाई है, अब बताना जब R1 जब हाई होगा तो क्या जब BCC सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे थे, इस सप्लाई वोल्टेज के कारण, अब यहाँ ध्यान देना, इस सप्लाई BCC सप्लाई के कारण यहाँ से मान कलेक्टर करंट जाता है, यहाँ से क्या जाएगा बेस करंट। अब यहाँ से जब बेस करंट जाएगा, अब बताना जब R1 को बहुत हाई ले लेंगे, क्या करेंगे R1 को बहुत वेरी हाई कर देंगे तो क्या बेस करंट क्या होगा? बेस करंट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है, बेस करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं R1 को हाई लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन, अब यहाँ ध्यान देना, R1 को एक मिनट म्यूट कर लो। हाँ, यहाँ पर देखिए R1 को क्या किए, मेरी हाई कर दिए। अब यहाँ पर इसका जब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ किए थे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को देखो, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ 8 देखो RB की वैल्यू, अब यहाँ पर RB की वैल्यू क्या होगा? हाई होगा कि लो होगा? लो होगा। कैसे? हाई होगा सर, करंट आईवी को कम रखना है इसके लिए। ना एक मिनट थोड़ा सा, हाँ कौन बोला है कि हाई होगा, कौन बोला लो? एक्सप्लेन करो। दोनों सर हम ही बोले। अरे तुम ही बोला, अच्छा ठीक है। यहाँ देखो कोई बात नहीं। अब यहाँ बता देखो, हाँ अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मान लो ऊपर वाला सर्किट भूल जाओ, मान लो ये जो आरबी का वैल्यू है, आरबी का मतलब टोटल, ठीक है। अब ये आरबी का वैल्यू यदि हाई हो जाए, ये ध्यान देना, यदि आरबी का वैल्यू हाई हो जाए तो यहाँ से जो हम जो इनपुट जो एसी इनपुट जो वोल्टेज जो देंगे, तो एसी छोड़ दो, यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज जो देंगे, उस इनपुट वोल्टेज के वजह से यहाँ इस सर्किट में क्या होगा, डिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा तो क्या होगा, वो एज लाइक ओपन सर्किट की तरह बिहेव होने लगेगा, करंट कम फ्लो होगा। ठीक है,
और इसके बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा, यदि इसके कारण जो इनपुट वोल्टेज जो भी दे रहे हैं, यदि हम यहाँ पर बेस टू इमीटर वोल्टेज पर सप्लाई वोल्टेज क्या है, बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या है, यदि फॉरवर्ड वोल्टेज यदि घट जाएगा तो इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, जो इमीटर करंट घट जाएगा। याद करो, जब बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या है, जब जैसे जैसे बेस टू इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करते थे तो इमीटर करंट कैसे इंक्रीज होता है। अभी हाल ही में हम लोग लैब भी किए थे, लैब में क्या था, थ्योरी हम लोग क्या पढ़े हैं, दो तरह के जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं, बेस टू इमीटर एंड बेस टू कलेक्टर। अब बेस टू इमीटर सप्लाई वोल्टेज को यदि हम कम हो जाएगा तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। हेलो, इमीटर का करंट, इमीटर करंट पर। इसीलिए अब यहाँ ध्यान देना, इसलिए R2 को बहुत कम लेते हैं। अब R2 को कम लेने के रीजन क्या होता है, यदि R1 और देखो R1 को हाई क्यों लेते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि R1 को हाई ले रहे हैं ताकि बेस करंट ज्यादा ना हो, ये तो समझ में आ गया। अब R2 के कम क्यों लेते हैं, R2 के कम इसलिए लेते हैं, किसी कुछ कोई आइडिया है R2 का कम क्यों लेते हैं। ठीक है, R1 तो ज्यादा ले लिए हम लोग, ज्यादा लिए क्योंकि बेस करंट ज्यादा ना हो, लेकिन R2 के ज्यादा क्यों लेते हैं, सॉरी R2 के कम क्यों लेते हैं। सर नीचे में ग्राउंड कनेक्टेड है इसके लिए। नो, हमको लगा चलो कोई बात नहीं, यानी ये क्वेश्चन कोई बता देता है तो हम लोग एक पॉइंट दे देते, इसलिए पूछ रहे थे, कोई ना। अब यहाँ देखो, ये आरबी क्या है, आरबी क्या है, आरबी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, R1 पैरेलल R2, R1 पैरेलल R2। यदि अब बताना, इसलिए हम अभी हम एक्सप्लेन किए थे, हम लोग कितने लोग पकड़ पाते हैं। अभी हम देखो, अब यहाँ क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि R1 को हाई क्यों लेते हैं, फिर से हम बता रहे हैं R1 के हाई क्यों लेते हैं, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर हम डायरेक्ट आउटपुट यहाँ पर आ गए, यदि आरबी का वैल्यू, ध्यान देना, यदि आरबी का वैल्यू हाई होता है तब क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, करंट कम फ्लो होने की वजह से अभी जो सप्लाई वोल्टेज है हम बीटीएस जो निकाले थे, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर कम, यदि बीबी क्या है, बीबी जो बी सप्लाई वोल्टेज क्या है, एक तरह से बेस टू इमीटर वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज है। बेस टू इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज यदि कम हो जाएगा, मतलब उसका अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा तो क्या होगा, इमीटर करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इमीटर करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, तो ड्रॉबैक हो गया ना। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है। यस सर। हाँ, तो इस वजह से क्या करते हैं, R2 को कम लेते हैं। अब R2 कम लेने के रीजन क्या होता है, हम पता है कि आरबी क्या है, आरबी क्या है, R1 पैरेलल R2। अब तुम लोग को पता होगा कोई भी दो रेजिस्टेंस यदि शंट में हो तो एक बहुत हाई है एक बहुत लो है, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना होता है अप्रोक्स, अभी बोलेगा नहीं। कोई देखो, ये तो बेसिक चीज है, मान लो कोई कोई दो रेजिस्टेंस है, कोई दो रेजिस्टेंस क्या है शंट में है, R1 इंटू R2, ठीक है। अब इसके अक्रॉस हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, देखो इसके अक्रॉस हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। अब यहाँ इसके अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, मान लो को तुमको बोल दिए कि R1 बहुत हाई है, तो R1 हाई है मतलब कि ज्यादा करंट किससे पास होगा, R2 से, R2 से पास होगा। अब यहाँ पर ये तो तुम्हारा बेसिक चीज हो गया। अब बताते हैं, कोई भी दो रेजिस्टेंस है यदि सीरीज में है, ये बेसिक चीज है, सीरीज में है और एक का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, एक का बहुत बहुत कम है, तो उसका R इक्विवेलेंट अप्रोक्स कितना होता है, जो हायर होता है, सबको पढ़ा होगा 11th-12th में। और जब कोई दो रेजिस्टेंस जब शंट में हो, एक का वैल्यू बहुत हाई है, एक का वैल्यू बहुत कम है, तो R इक्विवेलेंट अप्रोक्स कितना होता है, जो कम
जो कम हो, जो कम हो, कम हो सर मिनिमम होता है सर, हाँ होगा जो वही। एक, हाँ आर2 जो पे मिनिमम, होगा। ओके ओके, जो मिनिमम होगा वो होगा। तो ये आरबी जो यहाँ पर है, आरबी अप्रोक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आरबी है अप्रोक्स कितना हो जाएगा, R2 R2। तो अब यहाँ पर R2 को इसलिए कम लिए ताकि जो हम इनपुट वोल्टेज जो दे रहे हैं उसके कारण हम जो बीवी के क्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसके कारण हम लोग इमीटर करंट जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करे उसके अकॉर्डिंग इनपुट करंट इंक्रीज हो। इस वजह से अब यहाँ पर देखो दोनों मकसद पूरा हो गया। दोनों मकसद पूरा कैसे हुआ, एक बेस करंट जो बीसीसी सप्लाई के कारण जो बेस करंट जो इंक्रीज हो रहा था, इस वजह से हम क्या किए, R1 को हाई किए। R1 को हाई करने से क्या हुआ, वो बीसीसी के कारण वहां पर बेस करंट का ज्यादा नहीं आएगा। पहला जो ड्रॉबैक था कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट वो रिमूव हो गया। सेकंड इसमें कलेक्टर टू बायस सर्किट में देख रहे थे कि क्या हो रहा था, यदि आरबी का वैल्यू ज्यादा हाई हो जाता तो क्या होता, यहाँ पर इमीटर करंट डिक्रीज हो जाता। इस वजह से क्या करते हैं, R2 को बहुत कम लेते हैं। R2 को जब कम लेने की वजह से क्या होगा, आरबी का वैल्यू कम हो जाएगा। जब आरबी का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो इमीटर करंट डिक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज ना होगा। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ओके, किसी को डाउट यहाँ तक? इस वजह से ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में ये ज्यादा स्टेबल भी है। स्टेबल तो वो भी था कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट में भी, बस उसमें क्या ड्रॉबैक था, बेस करंट का ड्रॉबैक था। इसमें बेस करंट का ड्रॉबैक को रिमूव कर दिए ड्यू टू लीकेज करंट हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। और बीटा चेन के कारण और क्या कहते हैं बीवी के कारण तुम्हारा अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ऐसे तो बीटा चेन के कारण हम पढ़ा चुके हैं कलेक्टर टू बायस सर्किट में। अब ठीक है, इस तरह तुम्हारा बायसिंग सर्किट कंप्लीट होगा। अब यहाँ से तुम स्टेबिलिटी फैक्टर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, लास्ट क्लास में ही निकाल चुके हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक बायसिंग में? नो, यस या नो कुछ तो बोलो। हेलो, तुम बोलते हो नहीं? नो सर। गुड, चलो अब हम लास्ट टॉपिक, अब हम इस मॉड्यूल का 2 टॉपिक बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं सीधे, देखो ऑलरेडी लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर, एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर जो ट्रांजिस्टर का जो मॉडल है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना? हेलो, क्या सर? एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर ट्रांजिस्टर के क्या मॉडल होगा ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। किए कि नहीं? आपको बोलेंगे Yes, हाँ सर, जितना पढ़ा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर सर्किट नहीं दिखा शो कर रहा है, ठीक है। तुम लोग सबसे पहले एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर ट्रांजिस्टर का मॉडल क्या होता है जनरलाइज, जो हम तुम लोग को शेयर भी किए थे, देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। हम तुम लोग को देख लेते हैं, वो वहाँ पर होगा, गूगल क्लासरूम में हम शेयर किए थे। एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर क्या होगा उसका हम अभी ओपन कर रहे हैं। तुम्हारा गूगल क्लासरूम में जो शेयर की है उसी वहीं से हम ओपन कर रहे हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया, उससे पहले ट्रांजिस्टर मॉडल, एम्पलीफायर मॉडल, हाँ दिख रहा है सबको? जो दिख रहा है सबको? नहीं सर, नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ, यस। ओके, ठीक है। इतना हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इस मॉडल की हम बात कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर ये जो ट्रांजिस्टर का जो मॉडल हम लोग ड्रॉ किए थे, दिख रहा होगा ये जो पोर्शन हम इसका डिस्कस कर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इसका हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर एरो है।
अब यहाँ पर एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर अभी बताना, ये जो हाइब्रिड मॉडल है ऑफ द बीजेटी क्या है? जनरलाइज मॉडल है। ये कौन सा कन्फिग्रेशन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, कॉमन एमिटर होगा तो क्या करोगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ऑलरेडी तुम लोग पढ़ भी चुके हो। अब हम जनरलाइज मॉडल यहाँ पर बात किए बीजेटी का, ठीक है। यहाँ पर सब लोग ड्रॉ कर लो, अभी ड्रॉ जल्दी करो। अभी ड्रॉ करने के बाद ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। अब इसके बाद क्या करो, इनपुट पर, इनपुट में कोई इनपुट वोल्टेज तो V1 है ही, आउटपुट V2 वोल्टेज है, ठीक है। अब तुम क्या करो, आउटपुट सेक्शन पर देखो, यहाँ बता रहे हैं, आउटपुट सेक्शन पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दो। क्या लगा दिए? लोड रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर V1 तो है ही, इनपुट सीरीज पर सोर्स रेजिस्टेंस लगा सकते हो, रहने दो, यही डिस्कस करते हैं, ठीक है। आउटपुट पर क्या किए, RL लगा दिए। यहाँ तक हो गया। ये हम जनरलाइज मॉडल पढ़ लिए, अभी तक जनरलाइज मॉडल ऑफ द ट्रांजिस्टर मॉडल का हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पर याद करो, हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ट्रांजिस्टर पैरामीटर जो मॉडल पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, डिस्कस किए थे। अब हम उसी पर हम लोग अब निकालेंगे। अब क्या है, कोई भी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, अभी तो यहाँ जनरलाइज की हम बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, उस ट्रांजिस्टर का इनपुट करंट गेन क्या होगा, करंट गेन क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज गेन कितना होगा, ये अभी हम डिराइव करना है। आई जो डिराइव कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम लोग का। ये बहुत, यदि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो तुम नहीं कर सकते हैं, यदि ऑफलाइन तुम लोग का एग्जाम होगा तो ये टॉपिक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुमको एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर इनपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन तुमको फाइंड करना होगा, डिराइव करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इस फर्स्ट मॉड्यूल से याद रखना, इस फर्स्ट मॉड्यूल से कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, इस फर्स्ट मॉड्यूल को दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो रेक्टिफायर से क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, या तो यहाँ से आएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से आएगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर तुम लोग पढ़ चुके, इसलिए रेक्टिफायर का चांस कम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इस तरह से क्या किए, सबसे पहले तुम लोग ट्रांजिस्टर एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर हम जानते हैं कि इस पैरामीटर मॉडल हम लोग क्या होता है। तो जनरलाइज मॉडल हम लोग सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज मॉडल पढ़ रहे हैं। कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। जनरलाइज मॉडल का क्या होता है ऑलरेडी हम बता रहे हैं, ये होता है। अब क्या किए कि एट लोड साइड पर हम क्या किए, एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए, RL को, ठीक है। अब जो लोग नेटवर्क थोड़ा पढ़ा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। यहाँ से RL है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट की। वन बाय वन हम पैरामीटर को हम डिराइव करेंगे। 4 ही पैरामीटर को तुमको पढ़ना है, 4 ही पैरामीटर को तुमको एग्जाम में भी आएगा। पहला पैरामीटर करंट गेन। करंट गेन होता क्या है, क्या होता है करंट गेन? हेलो, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। गुड। आउटपुट करंट ऑलरेडी हम जानते हैं, आउटपुट करंट यहाँ पर लिखो, करंट गेन इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेना 1 बाय 1 पैरामीटर करके कर देना। करंट गेन इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट कितना है, I2 अपॉन I1, यही है ना, ठीक है। यहाँ पर जो सर्किट जो ड्रॉ है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो समझ में आ गया कि करंट गेन। तो यहाँ इस सर्किट में I2 अपॉन I1 हो गया, दिस इज कॉल्ड द करंट गेन। अब I2 के वैल्यू कितना होगा, यूज करो इस पैरामीटर मॉडल। इस पैरामीटर में I2 का क्या था, इस पैरामीटर 2 इक्वेशन था। Yes, sir. गुड। I2 is Yes, equals to sir. H21 नहीं, I1 एक plus. मिनट, यहाँ पर H21 मत बोलना, आना H11 बोलना। हाँ, जो- sorry sir. H21 मतलब HF मतलब current gain. हाँ, जो भी हो, क्योंकि हम उसको रिप्लेस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब I2 इक्वल टू बोलो क्या होगा सर HF I1। एक मिनट HF तू I1. मत बोलो, आरसी मत बोलो, और ज्योति मत बोलो। चलो
बोलो एनीवन। बोलो क्या होगा I2 का वैल्यू? सपनशील तू भी मत बोलना। 4 लोग को छोड़कर एनीवन। और किसका नाम बोले? साक्षी कुमारी बोलो। नो, कोई लोग रिवाइज नहीं करते इसलिए पूछ रहे हैं। अंकित कुमार, दोनों अंकित कुमार से हम बात डिस्कस कर रहे हैं, दोनों मत बोलना अभी। टोटल अभी 5 लोग का नाम बोले हैं, 5 लोग को भी मत बोलना। यानी अब बोलो तुम लोग तो 5 लोग के पास ही मत सोचना कि 5 लोगों के पास तुम लोग के पास हम नहीं आएंगे, अभी आ रहे हैं तुम लोग के पास। ये 5 लोग को छोड़कर आरसी मत बोलना। अच्छा तुम्हारा नाम बोल चुके थे कि तुम लोग नहीं बोलना, आरसी नहीं बोलना। हाँ एनीवन 5 लोग को छोड़कर। क्यों सो गए हो क्या तुम लोग? Sir, I2 is equal to एक मिनट, HF I1 plus. कौन बोल रही हो? अच्छा अंकिता, हाँ बोलो। हाँ Sir, बोलो। I2 is equal to HF I1 plus HZ एक O मिनट, एक मिनट। HF I1 I1 ओके plus हाँ HO V2 HO V2. V2 गुड। चलो कुछ लोग को तो पता है, और सब लोग तुम लोग सो रहे थे। 5 लोग हम तो 5 लोग को नहीं बोल रहे हैं, 5 लोग को तो रोक दिए थे। और लोग क्यों, ये सही है कि गलत है? जो भी हो, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो HF इंटू I1 प्लस H0 इंटू V2, ये ऑलरेडी हम I2 इक्वल टू क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब I2 इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ बताना V2 क्या है। V2 को I1 I2 के टर्म में लिखना है। कोई एनी आइडिया किसी को? एनीवन? V2 को अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, 1 by 1 ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंट गेन निकाल रहे हैं। तो करेंट गेन निकालने के लिए I1 I2 को एक तरफ करोगे तब तो करेंट गेन निकलेगा। अब यहाँ पर क्या है, V2 तो एक अननोन टर्म है, तो V2 को I1 या I2 के टर्म में लिखने के लिए V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो V equal to IR होगा सर। V2 इक्वल टू क्या होगा करेंट के टर्म में हम पूछेंगे तो? स्वप्नशील I2R सर। सर I2 minus HF I1 whole divided by HO. नो, चलो कोई बात। I1 I2 के टर्म में हम पूछ रहे हैं। हाँ कौन तो बोल रही थी? I2R सर। V equal to IR होता है। यहाँ पर I2, अब यहाँ पर देखो V2 है, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो, कोई बात नहीं की हो। अब यहाँ पर देखो V2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटू R2 इंटू RL। सबको समझ में आ गई? V2 इक्वल टू क्या होगा? V2 इक्वल टू यस सर, क्योंकि हाँ I2 का डायरेक्शन अपोजिट साइड है, इसी वजह से। कौन बोल रही हो? ज्योति। ओके हाँ, यहाँ पर सब समझ में आ गया। V2 क्या है? V2 इक्वल टू करेंट के डायरेक्शन क्या है, उल्टा डायरेक्शन में। तो V2 यहाँ निकालने के लिए माइनस I2 इंटू RL होगा। किसी को डाउट है इसमें कि माइनस क्यों है? बोलेगा नहीं? नो सर। ओके ठीक है, यहाँ पर V2 का वैल्यू पुट कर दो, I2 इंटू RL V2 को वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या आ जाएगा देखो, पुट करने के बाद क्या आएगा? चलो डायरेक्ट हम नोट शेयर करते हैं। ऐसा भी नहीं शेयर कर रहे थे तुम लोग सोच नहीं पाओगे, इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यू पुट करो I1 को, जो टर्म है उसको काट दो, उसके बाद क्या बचेगा तो बताएगा नहीं। सर HF by 1 plus RL H नॉट HF बोलो फिर से, HF by 1 plus RL R नॉट। किसे बोलो, किसे बोलना, HF उसके सर बाद HF by whole divided by सर क्या बता रहे? 1 कोई बात, plus चलो RL H नॉट। नो देखो कोई बात, हम डिस्कस करते हैं सीधे करंट गेन। देखो इधर करंट गेन हम लोग कहाँ तक निकाल चुके हैं, देखो इधर करंट गेन दिख रहा है सबको जो शेयर किया अभी तक। सर्किट समझ लेना, सर्किट यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है। हाँ सर यही तो आया था। यही आया सिर्फ था, यही तो बोला वो। अच्छा यही बोला था, ओ गुड, तो हमको लगा कि कुछ और टर्म बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही है। यहाँ इक्वेशन सबको आ गया, ये इक्वेशन सबका आ गया, यहाँ तक हम लोग यस सर आया। आ गया होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ तक हम निकाल चुके हैं I2 इक्वल टू इतना होता है, V2 का वैल्यू हम पुट कर दिए और माइनस I2 इंटू RL, उस वैल्यू पुट करने के बाद क्या किए, I2 अपॉन I1 को एक तरफ लेके चले गए, इस तरफ तुम्हारा यह वैल्यू आ गया होगा। ठीक है, हमें लगा कि सर तुम बस माइनस कैसे आया वो बता दीजिए। हाँ 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 बता रहा हूँ। ठीक है गुड, माइनस कैसे आया, देखो कहाँ पर, V2 इक्वल टू माइनस I2 पर कि लास्ट में, नहीं सर लास्ट में करंट गेन में। लास्ट। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर I2 इक्वल टू कहाँ था, I2 इक्वल टू HF इंटू I1 हो गया, माइनस H0 इंटू I2। ये जो ई वाला इक्वेशन है ये यहाँ समझ में आ गया, जो डबल जो हाँ एरो सर, यहाँ यहाँ पर समझ में तक आ गया। गुड, अब इसके क्या करो, इसको रहने दो, इसके बाद क्या करो, I2 की एक तरफ लेके चले जाओ, I2 की एक तरफ लेके चले गए, यहाँ तो प्लस आ गया, I2 अपॉन I1 क्या होगा, सब तुम्हारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर हम बात सर करेंगे, I2 वाला टर्म को पूरा I2 के पास ले गए ना। हाँ अब यहाँ पर देखो, ऑब्वियस बात है हमको I2 अपॉन I1 निकालना है, तो I2 वाला को एक तरफ लेके जाएंगे और I1 को एक तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर I2 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो I2 अपॉन I1 सबको समझ में आ गया होगा, I2 अपॉन I1 नेगेटिव साइन को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। I2 अपॉन I1 का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो जनरली जो अब यहाँ डिस्कस जो कर रहे हैं करेंट गेन का, तो अब यहाँ पर याद करो, कॉमन इमीटर में जो फेज शिफ्ट होता है, कितना डिग्री फेज शिफ्ट होता है, फेज शिफ्ट कितना डिग्री होता है, आपको बता सकता है? हेलो, तुमको हम बताए थे, याद करो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताए थे, कॉमन इमीटर में 180 डिग्री की फेज शिफ्ट होता है। अब कॉमन बेस इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं, और जब हम कॉमन बेस एंड कॉमन कैरेक्टर से बात करते हैं, तो वहां पर 0 डिग्री और 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट की बात कर रहे हैं। किसी को याद आ रहा है? एक मिनट, कहाँ पे हम लोग, देखो याद नहीं आ रहा है, इनपुट से कॉमन इमीटर में जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता था, तो इनपुट में सिग्नल हम मान लिया ऐसा सिग्नल दिए, तो आउटपुट से समय याद है, बोलते थे कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आउटपुट आएगा। किसी को कोई आइडिया नहीं? हेलो, यस सर। इसका मतलब बहुत कम लोग को अभी याद आ रहा है। हम अभी जब हम कॉमन इमीटर, कॉमन कैरेक्टर, कॉमन बेस के बीच में, तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, हम नोट्स शेयर किए थे, तो बोले थे देख लेना, कोई नहीं देखा? कहाँ गया? और यहाँ पर देखो, देखो इधर, इसमें हम तुमको बोले थे, देखो इधर, यहाँ पर देखो, इसमें क्या कौन सा है, सबसे पहले हम लोग कॉमन बेस पढ़े थे। कॉमन बेस में हम इस तरह से इनपुट का ग्राफ प्लॉट है, आउटपुट का ग्राफ प्लॉट है, ये नोट्स किसी ने नहीं देखा?
हेलो, देखा कि नहीं? यस या नो? नो सर। नो सर। क्यों? हम बोले थे ना कि नोट्स को देख लेना, आज 1 वीक हो गया। हम बोले थे कि नोट्स को देख लेना, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर के बीच में पूरा कन्फिगरेशन के साथ उसका इनपुट ग्राफ प्लॉट क्या, हम इनपुट ग्राफ प्लॉट का हम पूरा डिस्कस भी किए थे। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। इसका लोएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस में, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। लोग फिर से बता देते हैं। देखो कॉमन बेस की बात करते हैं, कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में, कॉमन कलेक्टर में, तीनों ट्रांजिस्टर में हम उसका कैसा कन्फिगरेशन होगा ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी 1 वीक पहले। उसके बाद उसका इनपुट ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, आउटपुट ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तो डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक कर चुके हैं ना? यस ओके। यस सर। अब इसके बात करते हैं, हम तो बोले थे इसका प्रॉपर्टी सब देख लेना। देखो प्रॉपर्टीज में क्या है, कॉमन बेस में, कॉमन बेस में इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। याद रखना, तुमको एक हिंट के तौर पर हम बोल रहे हैं एग्जाम में, यदि इनपुट रेजिस्टेंस हाई है तो समझना कि आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगा। यदि करंट गेन लो है समझना कि वोल्टेज गेन हाई होगा। यदि दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बताते हैं, यदि दोनों यदि इनपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट है तो आउटपुट रेजिस्टेंस भी मॉडरेट होगा, और करंट गेन यदि मॉडरेट है तो वोल्टेज गेन भी मॉडरेट होगा। ये हिंट के तौर पर हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर कॉमन बेस की बात करते हैं, तो कॉमन बेस में इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। कितना हाई है, 1 मेगा ओम से ज्यादा है। इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, लेस देन 100 ओम। यह हो गया। अब यहाँ करंट गेन, करंट गेन तुमको पता है कॉमन बेस में करंट गेन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन आई, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। यस सर। क्या हुआ, लो हुआ, तो वोल्टेज गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन हाई है, हाई है। तो इसका वैल्यू क्या है, ऐसे तो इसके हर चीज को डिराइव करके क्यों लो होता है, क्यों हाई होता है, लेकिन यहाँ पर इतना तुम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है कि क्यों इसका हाई होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्यों लो होता है। इसलिए जितना पॉइंट है इसलिए हम उतना ही करके अभी चल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज गेन क्या हुआ, इसका हाई हो गया। अब बताना कोई लो वैल्यू, एक पावर गेन क्या होता है, करंट गेन मल्टीप्लाई पावर वोल्टेज गेन। अब यहाँ बताना कि लो एक हाई से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, वैल्यू मॉडरेट ही आएगा, इसलिए पावर गेन मॉडरेट आया। ठीक है। अब यहाँ पर फेज शिफ्ट, यही बात, इसी का बात कर रहे थे। फेज शिफ्ट, कोई चीज का फेज शिफ्ट क्या होता है, जो इनपुट दिए और आउटपुट में जो कितने फेज से आउटपुट हमें आ रहा है, जिसको बोलते हैं फेज शिफ्ट। यहाँ पर जो फेज शिफ्ट बिटवीन आउटपुट वेवफॉर्म एंड इनपुट वेवफॉर्म, दिस इज कॉल्ड द 0 डिग्री और 360 डिग्री, मतलब कि कोई फेज शिफ्ट नहीं है। ये तुम्हारा कॉमन बेस का है। याद करो, हम तुमको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा इस चीज को बताए थे, याद आ रहा है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्लास किया होगा। हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, याद करो, खुद बताए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी दो डिवाइस को इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। याद आ रहा है कुछ टर्म? इतना बताने लगेगा तो टाइम निकल जाएगा। चलो, याद नहीं आ रहा है? मान लो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का हम जानते हैं कि इनपुट सेक्शन क्या है, इनपुट सेक्शन में इनपुट इम्पीडेंस क्या है, लो है, आउटपुट सेक्शन में क्या है, हाई है। अब मान लो ए और बी डिवाइस है, वो दोनों डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो डायरेक्ट मान लो कि ए डिवाइस का, यहाँ पर देखो जिस हम बताए थे कॉमन बेस इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखो इधर यहाँ पर ए है डिवाइस है, ये डिवाइस का जो आउटपुट सेक्शन है मान लो कि उसका इम्पीडेंस बहुत लो है, और अब बी डिवाइस का जो इनपुट सेक्शन है उसका इम्पीडेंस क्या है, उसका इम्पीडेंस क्या है, बहुत हाई है। अब देखो ए का आउटपुट, मान ए को और बी को मान क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे कर दोगे, कोई भी दो डिवाइस को डायरेक्ट तो कनेक्ट कर नहीं सकते हैं,
यदि दोनों का पोजीशन, दोनों का जब जहाँ पर, अब देखो आई लाइक समझ जाओ कि कोई भी एक हाई वोल्टेज है, एक लो वोल्टेज है, दोनों बीच में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, स्पार्क करेगा। यहाँ पर क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस की वजह से, लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हीट डिसिपेट होगा, डिवाइस बर्न करने की ज्यादा चांस हो जाता है। इस वजह से क्या करते हैं, जब दो डिवाइस है, दोनों का जब कनेक्ट कर रहे हैं उसका सेम इम्पीडेंस होनी चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। और सेकंड यूज कहाँ करते हैं तो पता ही है। यहाँ पर देखो, हाँ, अब यहाँ कॉमन मीटर की बात करते हैं। कॉमन मीटर में ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन कैसा होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका इनपुट ग्राफ क्या होगा, आउटपुट ग्राफ क्या होगा, इसका जनरलाइज इक्वेशन के करंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज में। इसका क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है, इसमें हर चीज मॉडरेट होगा। इनपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट, आउटपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट, करंट गेन क्या होता है, बीटा। बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेगा नहीं, IC by IB। IC अपॉन IB, ये बीटा है। IC by IB। गुड। आज से बताना कॉमन कलेक्टर में करंट गेन कितना होता है। तब तक तुम लोगों को अटेंडेंस कॉपी करते हैं। अच्छा, कलेक्टर करंट कितना होता है, तो बोलेगा नहीं। अरे कॉमन कलेक्टर में करंट गेन क्या होता है, सब भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम लोगों को असाइनमेंट ही देंगे अब इस बार के। हाँ, इस बार तुम लोग का असाइनमेंट या क्यूज जो भी हो, चाहे क्यूज ही लेंगे। क्यूज जो होगा तुमको बीजीटी पे ही होगा। आज जो नोट्स हम भेजे हैं इसी से तुम्हारा क्यूज लेंगे। इसको तुम नोट्स को सही से पढ़ लेंगे। आप कॉमन कलेक्टर में करंट गेन इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू क्या होता है, I upon IB। आई अपॉन IB। गुड। आई अपॉन IB है, बीटा से ग्रेटर देन है ना। यस सर। गुड, बीटा से ग्रेटर देन है, मतलब कि अब इसको ब्रेक करोगे तो गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा आएगा, जो भी हो। अब यहाँ पर देखो बीटा क्या, हम यहाँ पर है कंपेयर टू कर रहे हैं कलेक्टर से। कलेक्टर के कंपेयर में इसका बीटा का वैल्यू क्या है, कम है। कलेक्टर में क्या है, गामा है कॉमन कलेक्टर में, तो इसलिए यहाँ उसके कंपेयर में क्या है, इसलिए इसको हम मॉडरेट वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करंट गेन मॉडरेट है, वोल्टेज गेन भी मॉडरेट ही है, तो पावर गेन क्या हो जाएगा, कोई भी दो मॉडरेट होगा सर। नहीं, यही तो है, हाई होगा। कोई भी दो प्रोडक्ट जो होता है, कोई दो वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है, यदि एक का वैल्यू बहुत हाई है, एक का वैल्यू लो है, तब तो उसका मॉडरेट आएगा। यदि दोनों का वैल्यू मॉडरेट है तो उसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो हाई होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 25 आया, 6 मल्टीप्लाई 4 कितना आया, 24। इस तरह से जो भी हो। अब इसमें देखो फेज शिफ्ट कितना हुआ है कॉमन मीटर में, 180 डिग्री। 180 डिग्री फेज शिफ्ट। सेम चीज है यहाँ पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, इसका मतलब कि आउटपुट जो है इनपुट से क्या है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट मतलब कि नेगेटिव साइन लगाना करना पड़ेगा। यस सर, -1। -1। सेम चीज यहाँ पर है, कहाँ पर थे, यहाँ पर देखो जो करेंट गेन